नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चे, पहले हम अपने चैप्टर को जानेंगे। हम किस चैप्टर को पढ़ रहे थे? हमारा चैप्टर है संविधान की विशेषताएं। और मैंने आपको पहले कहा था कि संविधान की विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम इसकी एक एक विशेषता को समझ रहे थे। क्लियर है? अब चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगली विशेषताओं को भी समझना शुरू करते हैं। क्लियर है बच्चे? तो याद रखिए, हमारी अगली विशेषता है समाजवाद। क्या है बच्चे? समाजवाद। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं कि समाजवाद है क्या। क्लियर है बच्चे? एक बात याद रखिएगा, सबसे पहली बात कि हमारा जो भारतीय लोकतंत्र है, कहीं ना कहीं उसका आधार समाजवाद भी है। इस बात को याद रखना है बच्चे आपको कि भारतीय लोकतंत्र का आधार समाजवाद भी है, का आधार समाजवाद भी है। इस बात को आप नहीं भूलेंगे कि भारतीय लोकतंत्र का आधार कहीं ना कहीं समाजवाद भी है। हम समझेंगे कैसे समाजवाद है। क्लियर है? लेकिन पहले याद रखिएगा कि समाजवाद से अर्थ, क्लियर है बच्चे, समाजवाद से अर्थ एक सिद्धांत से है। समाजवाद से अर्थ क्या है बच्चे? एक सिद्धांत से है। पहले इस चीज को आप कवर करेंगे कि समाजवाद से तात्पर्य क्या है? एक सिद्धांत से है जिसमें, अब जरा समझना है, पहली बात याद रखिएगा बच्चे, मैं आपको फिर से बता दूं कि जो भारतीय लोकतंत्र का आधार अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र का आधार समाजवाद भी है। और समाजवाद का अर्थ क्या है? एक सिद्धांत से है, यानी भारत में समाजवाद एक सिद्धांत के रूप में है। तो पता करते हैं कि इस सिद्धांत में है क्या। तो याद रखिएगा कि तात्पर्य यह है बच्चे कि जिसमें संसाधनों का समान वितरण है। जिसमें संसाधनों का क्या है बच्चे? समान वितरण है। इसका मतलब है कि भारत के लोगों में, भारत के समाज में जो भी संसाधन है, उन संसाधन का क्या है? समान वितरण है। बच्चे, जब संसाधन का समान वितरण होगा तो समाजवाद होगी, और समाजवाद से कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र ही क्या होगा? मजबूत होगा। यहां आपको समझ में आया? अब जरा देखते हैं कि बच्चे क्या क्या इसमें आता है। जैसे याद रखिएगा, जैसे भौतिक पूंजी। क्लियर है? किसी तरीके का भौतिक पूंजी भी होगा बच्चे, उसका भी समाज में क्या होगा? समान वितरण होगा। भौतिक पूंजी, भूमि, याद रखिए, भूमि का भी समाज में क्या होगा? समान वितरण होगा। उसके बाद बच्चे याद रखना है उत्पादन के साधन, यानी जो उत्पादन के साधन है उसका भी समाज में क्या होगा बच्चे? लोगों के बीच समान रूप से वितरण होगा। ऐसा नहीं है कि कोई समाज में मजबूत है तो उसके पास उत्पादन के साधन ज्यादा है और जो कमजोर है उसमें उत्पादन के साधन क्या है? कम है। तो भौतिक पूंजी का समान वितरण, भूमि का समान वितरण, उत्पादन के साधन का समान वितरण, यहां तक के उद्योग धंधों का भी क्या होगा? समान वितरण होगा। कोई भी बना सकता है बच्चे उद्योग धंधे, और कृषि का भी क्या होगा? समान वितरण होगा। क्लियर है? तो हमें याद रखना है कि समाजवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें किसी भी प्रकार का संसाधन होगा बच्चे, सभी संसाधन का समान वितरण होगा, चाहे वो भौतिक पूंजी हो, भूमि हो, उत्पादन के साधन हो, उद्योग धंधे हो या कृषि है। इन सब का समाज के सभी वर्गों में, सभी लोगों में समान रूप से क्या होगा? वितरण होगा। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी आप लोग को याद रखना है बच्चे कि समाजवाद सभी प्रकार के कृत्रिम, क्या बच्चे? कृत्रिम, इस बात को याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि समाजवाद सभी प्रकार के कृत्रिम विभेद का निषेध करता है। कृत्रिम विभेद का क्या करता है बच्चे? निषेध करता है। अब देखिए, यहां आपको पहले शब्द समझना है कि कृत्रिम विभेद और निषेध का मतलब क्या होता है। तो पहले याद रखिएगा कि सभी प्रकार के कृत्रिम विभेद का निषेध करता है। निषेध का मतलब है बच्चे उसे रोकता है। याद रखिए, निषेध का मतलब है प्रोहिबिट करना, रोकना, प्रतिबंध लगाना। और कृत्रिम विभेद का मतलब क्या होता है बच्चे? विभेद का मतलब है भेदभाव, और कृत्रिम का मतलब होता है
मानव निर्मित, यानी मानव जो भेदभाव बनाता है समाजवाद उसका क्या करता है बच्चे, निषेध करता है। और याद रखिए जब तक कृत्रिम विभेद का, कृत्रिम भेदभाव का निषेध नहीं होगा, प्रतिबंध नहीं होगा बच्चे, तब तक भारतीय लोकतंत्र जो है मजबूत नहीं होगा, समाजवाद का सपना स्वीकार नहीं होगा। बच्चे इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे जाति, धर्म, क्षेत्र, ऊंच नीच, भेदभाव, स्त्री पुरुष का भेद, ये सारे भेद हमारे बच्चे समाज में है और कहीं ना कहीं ये सभी मानव निर्मित है, कृत्रिम विभेद है। और संविधान ने विशेषता में समाजवाद है बच्चे, और समाजवाद कहता है कि वो सभी प्रकार के कृत्रिम विभेद का क्या करता है, निषेध करता है बच्चे। तभी समाजवादी प्रजातंत्र, सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा भारत में क्या होती है, मजबूत होती है। स्पष्ट है। और मैं आपको बता दूं बच्चे कि भारत में जो समाजवाद के प्रणेता थे, क्लियर है, इस बात को भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि भारत में समाजवाद के जो प्रवर्तक थे बच्चे, प्रणेता थे, उन्हीं का नाम था जयप्रकाश नारायण। हम इन्हें जेपी बाबू भी कहते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि भारत में समाजवाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो उनका नाम है जयप्रकाश नारायण, जेपी बाबू। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। तो याद रखिएगा इसकी एक एक पॉइंट, एक एक लाइन आपको नोट्स तक पहुंचाएगी बच्चे। और कोई भी प्रश्न होगा, कैसे भी प्रश्न होगा, आप सभी प्रश्नों को आराम से और पूरी आसानी से बना सकते हैं। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई है। चलिए, तो आप सभी ने लिख लिया बच्चे, मैं मिटाता हूं इसे, क्लियर है। अब हम अगली विशेषता पर चलेंगे और देखेंगे हमारी अगली विशेषता क्या है, क्लियर है। मैं मिटा रहा हूं इसे, ओके। अब हम अपनी अगली विशेषता पर चलते हैं और सभी बच्चे याद रखिएगा हमारी अगली विशेषता है जिसे हम कहते हैं गणतंत्र या गणराज्य। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बखूबी सीखते हैं, गणतंत्र या गणराज्य, क्लियर है ना बच्चे। सबसे पहले चलिए सीखिए, पहले मैं आपको यह बता दूं कि गणतंत्र या गणराज्य की अवधारणा कहां से ली गई है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि गणतंत्र या गणराज्य की अवधारणा फ्रांस से ली गई है। किससे ली गई है बच्चे, फ्रांस से ली गई है। स्पष्ट है। तो हमें इस बात को याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए गणतंत्र या गणराज्य की अवधारणा कहां से ली गई है, तो हम क्या कहेंगे, फ्रांस से ली गई है। तो आज बच्चे हमें सीखना है कि गणतंत्र या गणराज्य क्या होता है। बच्चे जैसे हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ बच्चे, तो हम इसे ही क्या बनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को है, लेकिन मैंने बोर्ड पर अगर आप देखेंगे तो मैंने गणतंत्र दिवस नहीं लिखा है, मैंने गणतंत्र या गणराज्य लिखा है। तो भारत को गणतंत्र और गणराज्य कहते हैं तो क्यों कहते हैं, दिवस तो पूछा नहीं जा रहा है बच्चे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत का संविधान है वो गणतंत्रात्मक है, गणतंत्र है, गणराज्य है। भारत को गणराज्य भी कहते हैं और भारत को गणतंत्र भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह जानना है बच्चे कि गणतंत्र या गणराज्य जो है, क्लियर है, इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए इसको समझाने के लिए मैं एक ग्राफ बनाता हूं और इस ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी है बच्चे। देखिए इस ग्राफ में मैं दो देशों की बात करता हूं, एक देश का नाम क्या है, भारत, और दूसरे देश का क्या नाम है, इंग्लैंड, क्लियर है। बच्चे याद रखिएगा कि हम कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम थे। तो बच्चे हम इंग्लैंड के गुलाम थे, हमें आज उस गुलामी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र, संप्रभु, समाजवादी राज्य है बच्चे। तो चलिए सीखते हैं। पहले मुझे यह बताइए, क्या भारत में संसद है? तो हम क्या कहते हैं कि हाँ संसद है। उसी तरह बच्चे क्या इंग्लैंड में भी संसद है?
तो निश्चित संसद है, क्योंकि संसद की अवधारणा भारत ने कहां से ली है? इंग्लैंड से ली है। तो इस बात को याद रखिएगा, इंग्लैंड में भी संसद है और भारत में भी संसद है। क्लियर है? क्या भारत में प्रधानमंत्री का पद है? समझते चलिए बच्चे। तो हम कहते हैं कि हाँ, प्रधानमंत्री का पद है। तो क्या उसी तरह इंग्लैंड में भी प्रधानमंत्री का पद है? तो हम कहते हैं हाँ, निश्चित प्रधानमंत्री का पद है। बहुत अच्छा। फिर याद रखेंगे कि हम ये भी पूछते हैं कि क्या भारत एक लोकतंत्र है? तो हम कहते हैं निश्चित लोकतंत्र है। फिर हम यही बात इंग्लैंड में भी लेकर जाते हैं, क्या इंग्लैंड भी लोकतंत्र है? तो कहते हैं हाँ, फिर भी लोकतंत्र है। अच्छा, तो चलिए फिर हम कहते हैं कि भारत के राष्ट्र प्रमुख कौन है? ये देखिए बच्चे, फिर हमारा सवाल होता है कि भारत के राष्ट्र प्रमुख कौन है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि भारत के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो कौन है? वो भारत के राष्ट्रपति हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो भारत के राष्ट्र प्रमुख हैं वो कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं। उसी तरह इंग्लैंड में भी तो राष्ट्र प्रमुख होंगे। तो अगर मान लीजिए ये पूछा जाए कि इंग्लैंड के राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्राध्यक्ष कौन है, तो हम क्या बोलते हैं बच्चे? तो हम कहते हैं वहां का क्राउन, यानी वहां का राजा या रानी जो भी हो। तो बच्चे देखिए, भारत में भी संसद है, इंग्लैंड में भी संसद है। भारत में भी प्रधानमंत्री, इंग्लैंड में भी प्रधानमंत्री है। भारत भी लोकतंत्र है और इंग्लैंड भी लोकतंत्र है। फिर लेकिन भारत में जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो भारत के राष्ट्रपति हैं। लेकिन अगर इंग्लैंड के राष्ट्र प्रमुख की बात की जाए तो वहां का क्राउन है, यानी वहां का राजा। इसका मतलब है राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्र अध्यक्ष, भारत के अध्यक्ष में अंतर आ गया कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, उनके यहाँ क्या है बच्चे? क्राउन। अब जरा एक बात सोचिए बच्चे, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है या आकस्मिक मृत्यु हो गई हो या जो भी हो बच्चे, तो क्या अगले दिन इनके पुत्र को हम राष्ट्रपति बना देंगे? जरा ये सोचिए। तो नहीं, हम इनके पुत्र को राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि अगले राष्ट्रपति का क्या होगा? निर्वाचन होगा। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? अगले राष्ट्रपति का क्या होगा? निर्वाचन होगा। अब जरा इसी समझ को यहां लेकर आते हैं। मान लीजिए अगर ब्रिटेन के क्राउन की मौत हो जाए या आकस्मिक पद खाली हो जाए, तो क्या अगले दिन हम राजा का इलेक्शन करवाएंगे, चुनाव करवाएंगे, निर्वाचन करवाएंगे भारत के राष्ट्रपति की तरह? तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, उनके खानदान के ही किसी को बुलाकर हम क्या करेंगे? राष्ट्र प्रमुख का पद देंगे, क्राउन का पद देंगे। तो क्या ये कहा जाए बच्चे कि इंग्लैंड में जो राष्ट्र अध्यक्ष का पद है वो क्या है? वंशानुगत है। क्राउन का जो पद है वो वंशानुगत है। लेकिन भारत में जो राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्रपति का पद है वो क्या है? निर्वाचित है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जिस देश के राष्ट्र प्रमुख, यहां क्या कीजिए बच्चे, जिस देश के राष्ट्र प्रमुख का पद वंशानुगत ना होकर निर्वाचित हो, निर्वाचन हो, क्लियर है बच्चे, निर्वाचित हो, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही गणतंत्र या गणराज्य कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? लेकिन इंग्लैंड ही गणतंत्र या गणराज्य नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड के राष्ट्र प्रमुख का पद जो है बच्चे वो वंशानुगत है। लेकिन भारत में राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्रपति का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित है बच्चे, निर्वाचन होती है। इसलिए भारत क्या है? गणतंत्र है या गणराज्य है। पूरी बात आपको समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखिएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए गणतंत्र या गणराज्य क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जिस देश का राष्ट्र प्रमुख, जिस देश का राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित हो, वंशानुगत न होकर निर्वाचित हो, हम उसे ही क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं या गणराज्य कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो देख सकते हैं कि हमने हमारे देश में बच्चे जो राष्ट्राध्यक्ष है उसको भी निर्वाचित बनाया है, वंशानुगत नहीं बनाया, क्योंकि भारत लोकतंत्र है, इसकी अपनी सरकार है, ये संप्रभु है। संविधान सभा ने संविधान बनाकर दिया है बच्चे, जो रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित नहीं है। और मैंने अभी आपको क्या कहा कि भारत में समाजवाद है, सभी लोग जो है भारत में क्या है? समान है। इसलिए हमारा राष्ट्र प्रमुख भी बच्चे क्या है? निर्वाचित है। तभी भारत क्या हो गया? एक गणतंत्र हो गया। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए अब हम अगली विशेषता की ओर चलते हैं। पहले मैं इसे मिटा दूं, सभी ने बना लिया इसे? ओके बच्चे याद रखिएंगे, इस चैनल पर पूरी मेहनत की जाएगी, तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्लियर है? नाउ हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम अगली विशेषता की ओर चलेंगे और हमारी जो अगली विशेषता है बच्चे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसे भी सीखना शुरू करते हैं। क्लियर आ गया? अच्छा चलिए तो अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं और अगली विशेषता में बच्चे सबसे पहले हम देखेंगे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। और बच्चे मैं इसमें इंपॉर्टेंट का मार्क लगा देता हूं, यहां से क्वेश्चन आता है। क्लियर है? चलिए सीखते हैं। अगला विशेषता क्या है? मूल अधिकार। बच्चे केयर कीजिएगा, मैंने मूल अधिकार लिखा है या मौलिक अधिकार लिखा है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। क्लियर है? द वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बखूबी सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले मूल अधिकार और मौलिक अधिकार समझाने से पहले मैं बता दूं कि यह किस देश के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है बच्चे? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। क्लियर है बच्चे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहित, हमने किससे ग्रहण किया है बच्चे? तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे लिखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। स्पष्ट है ना? तो पहला हमने ये क्लियर कर लिया कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है वो किस देश से लिया गया है, तो हम क्या कहेंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। चलिए बच्चे अब जरा सीखते हैं कि आखिर मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है क्या, इसका मतलब क्या है और ये क्यों लिया गया है। ठीक है? चलिए बच्चे सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हम किस देश के कभी गुलाम रहे हैं? इंग्लैंड के। क्लियर है? तो बच्चे हम गुलाम थे या हमारे देश की सरकार भी गुलाम थी? तो जाहिर हम क्या कहेंगे कि हमारे देश की सरकार भी गुलाम थी। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, हम गुलाम थे, हमारे देश की सरकार गुलाम थी। क्लियर है? लेकिन जब 1947 के बाद हमें स्वतंत्रता मिली, हम स्वतंत्र हुए, तो क्या मैं कहूं कि भारत की सरकार आजाद हुई? तो सभी बच्चे केयर कीजिएगा कि 1947 से पहले यह ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश सरकार थी, लेकिन 1947 के बाद ये भारत सरकार थी बच्चे, इसमें भारत की अपनी सरकार थी। लेकिन बच्चे हम अपने लिए सोचते हैं, यानी मैं भारत के लोगों के लिए सोचता हूं। 1947 से पहले हम ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे क्योंकि हमारे सर पर ब्रिटिश सरकार थी, लेकिन ठीक 1947 के बाद देखिए बच्चे, तो भी तो हमारे सर पर भारत की सरकार थी, यानी पहले ब्रिटिश सरकार और फिर भारत सरकार। अब हम किसके अंदर आ गए? भारत सरकार के अंदर आ गए, अपने सरकार के अंदर आ गए। तो संविधान सभा के लोगों ने कहा कि चलो भारत की सरकार तो आजाद हो गई, पर भारत के लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो भी आजाद हो गए हैं? इसका मतलब है कि भारत के लोगों को भी तो कुछ मिलना चाहिए जिससे उन्हें लगे कि वो भी आजाद हैं। तो बच्चे याद रखिएगा कि भारत के लोगों को स्वतंत्रता का आभास कराने के लिए, आजादी महसूस करवाने के लिए बच्चे कुछ अधिकार दिए गए और उसी अधिकार को क्या कहा गया था? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? याद रखना है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के लोगों को, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के लोगों को भी कुछ अधिकार, भारत के लोगों को भी कुछ अधिकार दिए गए, भारत के लोगों को भी कुछ अधिकार दिए गए, जिसे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहा गया। पूरी बात समझ में आई बच्चे? जिसे क्या कहा गया? जिसे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहा गया। तो बच्चे याद रखिएगा कि भारत एक ऐसा देश है बच्चे जिसमें भारत के लोगों को भी क्या मिला? कुछ अधिकार मिला। बच्चे मैंने भारत के लोग कहा है, मैंने भारत का नागरिक नहीं कहा। मैं पहले फिर से बता दूं, मैंने भारत के लोग कहा है, नागरिक नहीं। इसका मतलब है कि भारत देश की जमीन पर जो भी खड़ा होगा उसे भी ये अधिकार मिलेगा, न कि सिर्फ भारत के नागरिकों को। क्योंकि बच्चे हमें पता है गुलामी कितनी बुरी बात है, इसलिए हमने दूसरे लोगों को भी बच्चे सुविधा दी है। तभी कहा गया है कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत के लोगों को कुछ अधिकार दिए गए बच्चे, और यही अधिकार क्या कहलाया?
मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहा गया। आपको पूरी बात समझ में आ गई है? अच्छा, अब जरा इसकी खूबी जान लीजिए बच्चे। सबसे पहले याद रखिएगा, यह नैसर्गिक अधिकार है। यह कैसा अधिकार है बच्चे? नैसर्गिक अधिकार है। लेकिन क्या आप बच्चे नैसर्गिक का मतलब समझ पाए? याद रखिए, हम जब भी अपनी कोर्स को पूरा करेंगे हम पूरे संविधान के शब्दों को पढ़ेंगे ताकि हमारे प्रश्न हमें डिस्टर्ब ना करें। क्लियर है? तो यहां सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि यह क्या है? नैसर्गिक अधिकार है। और बच्चे अगर आपको नैसर्गिक का मतलब नहीं पता तो मैं बता देता हूं, नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक होता है। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। और यह ऐसे अधिकार हैं बच्चे जो क्या हैं? जन्मजात हैं, यानी जन्म के साथ ही आपको यह अधिकार मिल चुका है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो मूल अधिकार है बच्चे, यह एक नैसर्गिक अधिकार है। और नैसर्गिक अधिकार होने के साथ साथ यह प्राकृतिक तो है ही बच्चे, और यह जन्मजात अधिकार है, ताकि भारत में अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है बच्चे तो उसे भी वो प्राकृतिक अधिकार मिले, वो मौलिक अधिकार मिले, जिससे उसका क्या हो बच्चे? विकास हो। पूरी बात समझ में आ गई? तो अच्छा, फिर याद रखेंगे, सबसे पहली बात याद रखना है बच्चे कि यह भारत के लोगों को, याद रखिएगा बच्चे, यह भारत के लोगों को मिला है। यह भारत के लोगों को मिला है। इस बात को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किससे मिला है, किसे मिला है, तो आप क्या कहिएगा? ये भारत के लोगों को मिला है। तो बच्चे अगर भारत के लोगों को मिला है तो क्या भारत के लोगों की शक्तियों को बढ़ा रहा है? याद रखना है, अगर हमें कुछ अधिकार मिले बच्चे, इसका मतलब है कि यह हमारी शक्तियों को बढ़ाता है। शक्तियों को क्या करता है बच्चे? बढ़ाता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वैसी कौन सी संवैधानिक चीज है जो भारत के लोगों की शक्तियों को बढ़ाता है, तो आप क्या कहेंगे? मौलिक अधिकार। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार भारत के लोगों को मिला है, यह भारत के लोगों की शक्तियों को बढ़ाता भी है। और याद रखिएगा, शक्तियों को बढ़ाता है, अतः यह सकारात्मक है। अतः यह क्या है बच्चे? सकारात्मक है। तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार भारत के लोगों को मिला है, भारत के लोगों की शक्तियों को बढ़ाता है, और भारत के लोगों के लिए क्या है बच्चे? ये सकारात्मक है। अब जरा ये सोचिए, अगर मुझे कोई अधिकार मिला है तो बच्चे अधिकार तो हमेशा किसी चीज के खिलाफ ही तो मिलता है, कि कोई आपका दमन न कर पाए, कोई आपको रोक न सके। तो प्रश्न यह है कि ठीक है, अगर मौलिक अधिकार भारत के लोगों को मिला है तो ये किसके खिलाफ मिला है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो मौलिक अधिकार है यह राज्य के खिलाफ मिला है। राज्य कहने का मतलब है बच्चे शासन या सरकार। तो याद रखिएगा यह किसके खिलाफ मिला है? तो हम कहेंगे कि यह राज्य के खिलाफ है। सभी बच्चे याद रखिएगा, मौलिक अधिकार किसके खिलाफ होता है? राज्य के, देश की सरकार के खिलाफ होता है, भूलिएगा नहीं, शासन के खिलाफ है। तो हमने देखा बच्चे यह राज्य या शासन के खिलाफ है। तो क्या ये कहा जाए कि यह राज्य की शक्तियों को सीमित करता है? याद रखिएगा बच्चे कि राज्य की शक्तियों को यह क्या करता है? सीमित करता है। इसका मतलब है कम करता है। हमें इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि राज्य की शक्तियों को भी क्या करता है? सीमित करता है। जिस तरह हमारी शक्तियों को बढ़ाता है उसी तरह राज्य की शक्तियों को क्या करता है? सीमित करता है। तो सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखिए, सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई है कि राज्य के खिलाफ मिला है और राज्य की शक्तियों को क्या करता है बच्चे? ये सीमित करता है। अच्छा, अब ये प्रश्न है, तो ये किसके लिए नकारात्मक है? तो क्या बोलेंगे? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि यह जो है राज्य के लिए ही क्या है? नकारात्मक है। तो इस बात को याद रखना है बच्चे कि जो मौलिक अधिकार है वो राज्य के लिए क्या है? नकारात्मक है। बस इन टर्म्स को याद रखिएगा कि किसी तरह का कोई भी प्रश्न होगा बच्चे वो कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं फिर से बोल दूं कि यह भारत के लोगों को मिला है, भारत के लोगों की शक्तियों को बढ़ाता है, यह सकारात्मक है, यह राज्य के खिलाफ है, राज्य की शक्तियों को सीमित भी करता है बच्चे, और यह राज्य के लिए क्या है? नकारात्मक है।
यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। मैं मिटाऊं इसे ताकि हम क्लास को फिर आगे बढ़ा सके। ओके बच्चे, किसी को कुछ नहीं रटना, जैसे बोल रहा हूं वैसे सुनते चलिए, एक एक प्रश्न हम क्लास नोट से बना लेंगे। क्लियर है ना? अब मैं मिटा रहा हूं इसे। ओके अब बच्चे, सभी बच्चे याद रखना है कि संविधान में कहां पर ये दिया गया है। ठीक है, तो सभी लोग याद रखेंगे संविधान के भाग 3, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक पूरी बात समझ में आ गई। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि भारत के संविधान के, क्लियर है बच्चे, भारत के संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का घोषणा पत्र शामिल है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, आप इसको भूलिएगा नहीं सभी बच्चे। मैं फिर से आपको बता देता हूं कि भारत के संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 बच्चे, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक क्या है, मूल अधिकारों का घोषणा पत्र शामिल है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। सभी बच्चे याद रखिएगा, मूल संविधान में जब हमारा संविधान बना था बच्चे, क्लियर है, उसे हम क्या कहते हैं, मूल संविधान। याद रखिएगा, मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। क्लियर है बच्चे? मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। क्लियर है? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। किंतु वर्तमान में, इस बात को हमें याद रखना है बच्चे, किंतु वर्तमान में मतलब आज कितने बच्चे, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि किंतु वर्तमान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। स्पष्ट है ना बच्चे? अब हमें समझना है कि कौन सा मौलिक अधिकार को हटाया गया है, क्यों हटाया गया है, और आज अगर वो है तो कहां है। क्लियर है बच्चे? मैं फिर से बोल देता हूं कि मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार के ही मौलिक अधिकार हैं। तो हमें पता करना है कि वो 7वां मौलिक अधिकार कौन है जिसे हटाया गया और क्यों हटाया गया। ठीक है, चलिए बच्चे, इसको समझाने से पहले मैं आपको फिर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं ताकि आप चीजों को बखूबी समझें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। बच्चे याद रखिएगा, मैं ब्रिटिश पीरियड की बात कर रहा हूं। जब ब्रिटिश पीरियड हुआ था बच्चे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में भूमि सुधार किया। याद रखिए, भूमि सुधार विकास के लिए होता है, पर अंग्रेजों का विकास सिर्फ और सिर्फ उनके फायदे के लिए था और भारतीयों के दमन और शोषण के लिए था। क्लियर है? तो बच्चे याद रखिए कि कंपनी ने भूमि सुधार किया और जमींदारी व्यवस्था को जन्म दिया। किसे जन्म दिया बच्चे? जमींदारी व्यवस्था को। तो हमने देखा कि जो अंग्रेज थे बच्चे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारी व्यवस्था को जन्म दिया। और बच्चे, जो जमींदारी व्यवस्था का केंद्र था वो बंगाल था, उस समय का बंगाल। लेकिन आज अगर कहा जाए बच्चे, तो वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सबको समाहित किए हुए था। तो बंगाल का एरिया कोई छोटा एरिया नहीं था। तो बच्चे, इन्होंने जमींदारी व्यवस्था को जन्म दिया और जमींदारों से ये कहा कि ऐसा करो, आप लोग हमें टैक्स वसूलो, कि किसानों से कर लो, टैक्स लो और कर लेकर हमें दो। क्लियर है? अब जरा सोचिए बच्चे कि ये जो जमींदार हैं जो कर वसूल कर अंग्रेजों को देंगे, तो क्या ये उतना ही कर वसूलेंगे जितना अंग्रेजों को देना है? ये अपना भी तो फायदा देखेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें भी कर देना होता था। प्लस बच्चे, अंग्रेजों ने इन जमींदारों से ये कहा कि अगर आप निर्धारित वक्त पे कर नहीं देंगे तो आपकी जमीनें भी छीन ली जाएंगी। तो
जमींदारों में ये डर बैठ गया बच्चे कि अगर उनकी भी जमीनें छीन ली गई, उन्हें भी जमींदारी पद से हटा दिया गया, तो गरीब किसान और उनमें क्या अंतर था। तो बच्चे इन जमींदारों ने क्या किया, बंगाल के किसानों पर जम करके शोषण किया और टैक्स वसूल कर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। क्लियर है। अच्छा, फिर देखिएगा बच्चे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में अंग्रेजों ने इस तरह जमींदारी व्यवस्था को जन्म देकर मुट्ठी भर लोगों को अमीर बना दिया बच्चे, और बड़े पैमाने पर लोगों को गरीबी, जिहालत, भूखमरी और अकाल में धकेल दिया। तो कहीं ना कहीं ये समाजवाद के खिलाफ था। लेकिन बच्चे जब हमारा देश आजाद हुआ तो स्वतंत्रता के बाद हमने क्या किया, पहले जमींदारी व्यवस्था को खत्म किया। पूरी बात समझ में आई। देखिए बच्चे, कहानी की तरह हम कैसे समझते हैं, याद रखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं चीजों को समझते चलिए। स्वतंत्रता के उपरांत जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया। स्वतंत्रता के उपरांत जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया। क्लियर है बच्चे। अब जरा सोचिए कि अगर जमींदारी व्यवस्था समाप्त हो गई तो क्या मैं कहूं कि यह समाजवाद था। यहां समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चे। क्लियर है। तो याद रखना है कि स्वतंत्रता के बाद ये कहा देखा मैंने कि जमींदारी व्यवस्था को क्या कर दिया गया बच्चे, समाप्त किया गया। इसका मतलब है अब कोई जमींदार नहीं है, और अगर कोई जमींदार नहीं है बच्चे, इसका मतलब है कि भारत में क्या हो रहा है, समाजवाद हो रहा है। पूरी बात समझ में आ गई। अब देखिए, ठीक है बच्चे, मान लीजिए जमींदारी व्यवस्था खत्म हो गई, अब कोई जमींदार नहीं है। तो जैसे अगर मान लीजिए बच्चे मैं ही जमींदार हूं, ठीक है, जमींदारी व्यवस्था खत्म हो गई, मैं जमींदार नहीं रहा, पर मेरे पास बड़े पैमाने पर जमीन भी तो है। तो जमीन भी तो है मेरे पास बच्चे, मैं तो जमीन का मालिक हूं ही, नहीं है जमींदारी, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं जमीन का तो मालिक हूं। लेकिन याद रखिए, संविधान का आधार समाजवाद है। तो सबसे पहले क्या किया गया बच्चे, जमींदारी व्यवस्था को खत्म किया गया और संपत्ति का अधिकार, जो उस समय मौलिक अधिकार था बच्चे, संपत्ति के अधिकार को ही क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी अब संपत्ति रखना मेरा मौलिक अधिकार नहीं था। पूरी बात समझ में आई बच्चे। देखिए, तो पहले क्या हुआ, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया, ठीक है। फिर सभी बच्चे याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन किया गया। 44वां संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। 44वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1978 में। तो हमने ये देखा बच्चे कि जमींदारी व्यवस्था को खत्म किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है बच्चे। 1978 में संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार खत्म कर दिया गया। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। तो याद रखिएगा कि वो 7वां जो मौलिक अधिकार था क्या था, संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार को ही क्या कर दिया गया बच्चे, खत्म कर दिया गया। तो देखिए, समाजवाद ने क्या किया कि पहले जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया, और जब जमींदारी व्यवस्था को खत्म किया गया बच्चे, फिर 44वां संविधान संशोधन हमने 1978 में किया, और 78 में करके बच्चे हमने संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। यानी बच्चे अब जमींदारों को संपत्ति रखना, किसी को भी बच्चे मौलिक अधिकार नहीं था। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये किया गया बच्चे। उसके बाद याद रखिएगा, फिर भूमि सुधार किया गया। फिर क्या किया गया बच्चे, भूमि सुधार किया गया। यानी जमींदारी व्यवस्था को खत्म किया गया। जैसे जमींदारी व्यवस्था खत्म हुई बच्चे, संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार खत्म हुआ, फिर क्या किया गया, भूमि सुधार किया गया। भूमि सुधार का मतलब था बच्चे, जिनके पास एक निश्चित सीमा से ज्यादा जमीनें थी, बड़े पैमाने पर जमीनें थी, उनसे जमीनें ले ली गई, छीन ली गई, और गरीब लोगों में क्या कर दिया गया बच्चे, बांटा गया, वितरित किया गया। क्या ये समाजवाद नहीं था। यानी सोचिए कि पहले जमींदारी व्यवस्था समाप्त, अब मैं जमींदार नहीं हूं, ठीक। फिर मुझसे क्या कहा गया कि आपका संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार खत्म हो गया, लो अब संपत्ति का अधिकार भी नहीं रहा मेरे पास। फिर भूमि सुधार किया गया और मुझसे मेरी जमीनों को
लिया गया और गरीबों में बांटा जाने लगा। तो हो सकता है बच्चे कि मैं इस भूमि सुधार पर ही केस कर दूं कि जी मुझसे ज्यादा जमीनें छीनी जा रही है, मैं वो जमीन दूंगा, मैं ये जमीन नहीं देना चाहता, ये भी तो हो सकता था। तो याद रखेंगे बच्चे कि भूमि सुधार किया गया और लोग भूमि सुधार पर केस न कर दे, न्यायालय में ना चले जाएं। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि भूमि सुधार को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, कि भूमि सुधार को संविधान की, भूमि सुधार को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला गया, 9वीं अनुसूची में डाला गया। सभी बच्चे याद रखेंगे किस भूमि सुधार को किस में डाल दिया गया बच्चे, संविधान की 9वीं अनुसूची में। दिस द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप भूलेंगे नहीं। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि भूमि सुधार किया गया और भूमि सुधार को संविधान की किस अनुसूची में डाला गया, 9वीं अनुसूची में, 9th शेड्यूल में डाला गया। क्लियर है बच्चे, 9वीं अनुसूची में डाला गया। और याद रखिएगा कि 9वीं अनुसूची न्यायपालिका में, याद रखना बच्चे कि 9वीं अनुसूची न्यायपालिका में नहीं आती है। क्लियर हो गया। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया और जो 9वीं अनुसूची है वो न्यायपालिका में ही नहीं है। इसका मतलब है 9वीं अनुसूची न्यायपालिका के दायरे में नहीं आती, इसलिए भूमि सुधार पर भी केस नहीं होगा। तो देखिए बच्चे कितना बखूबी काम किया गया कि मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन याद रखिएगा बच्चे कि स्वतंत्रता के बाद पहले तो जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार को खत्म किया गया। फिर भूमि सुधार किया गया बच्चे और भूमि सुधार को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला गया और 9वीं अनुसूची न्यायपालिका के दायरे में नहीं आती, इसलिए 9वीं अनुसूची पर किसी भी तरह का कोई केस नहीं होगा। तभी जाकर बच्चे समाजवाद का सपना साकार हुआ और वाकई भारतीय लोकतंत्र एक समाजवादी लोकतंत्र। यहां पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? वेरी गुड। चलिए मैं मिटाऊं इसे। ओके, एज इट इज आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बस जो बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुनते चलिए। आपको कोई मेहनत नहीं करना, मेहनत मैं करूंगा, टीचर करेंगे आपके लिए, बस आपको रिवीजन करना है, नथिंग एल्स। ना चलिए बच्चे, अब मूल अधिकार से संबंधित और जो बातें हैं उसको भी अच्छे से हम बखूबी कवर कर लें ताकि हमें कोई परेशानी नहीं हो। क्लियर है? मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि मूल अधिकार किसे मिला है, आप क्या कहेंगे? भारत के लोगों को। मैं बार बार कह रहा हूं भारत के लोगों को मिला है। ठीक है। अच्छा बच्चे, अब जरा सोचते हैं कि वर्तमान में यानी आज संपत्ति का अधिकार कहां है। ठीक है, तो सभी लोग याद रखिएगा कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A, देख रहे हैं सभी बच्चे कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A के तहत, अनुच्छेद 300 के तहत एक वैधानिक या विधिक, बच्चे सब एक ही शब्द है, आप कंफ्यूज ना, इसलिए पूरी बात मैं लिख दे रहा हूं। एक वैधानिक या विधिक या कानूनी अधिकार है, एक वैधानिक या विधिक या कानूनी अधिकार है। पूरी बात समझ में आ गई? तो अगर पूछा जाए कि आज संपत्ति का अधिकार कहां है, तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A के तहत एक वैधानिक, विधिक या कानूनी अधिकार है। ठीक है बच्चे, इसका मतलब ये कानूनी अधिकार है, जाओ आप कोर्ट में लड़ो, केस करो, वो न्यायपालिका जो है आपकी सुनवाई करेगी। तो सभी लोग याद रखिएगा कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है बच्चे? अनुच्छेद 301 के तहत एक वैधानिक या विधिक या कानूनी अधिकार है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा चलिए बच्चे, अगले और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पर चलते हैं। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न मेरा यह है कि क्या, देख रहे हैं बच्चे, क्या मूल अधिकार वाद योग्य है?
ये जरा समझते हैं बच्चे, ये एक शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सिखा देता हूं आपको कि क्या मूल अधिकार वाद योग्य हैं, क्या मूल अधिकार वाद योग्य हैं। चलिए बच्चे, एक प्रश्न के रूप में मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि क्या मूल अधिकार वाद योग्य है। बच्चे देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि वाद योग्य का मतलब क्या होता है, तभी तो पता चलेगा कि मूल अधिकार वाद योग्य है या नहीं है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि मूल अधिकार किसे मिला है, भारत के लोगों को। तो बच्चे अगर मान लीजिए कि मैं भारत का लोग हूं, मुझे मूल अधिकार मिला है और मेरे अधिकार का किसी ने शोषण किया, तो क्या मैं न्यायपालिका में नहीं जाऊंगा, कोर्ट में जाऊंगा, केस तो करूंगा कि भाई मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो याद रखिए बच्चे कि जो भी मुद्दे न्यायपालिका में जाते हैं उसी को वाद योग्य कहते हैं। वादी का मतलब होता है जो केस करता है, वाद का मतलब केस, और वाद योग्य मतलब क्या, जिस पर केस हो सके। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि क्या मूल अधिकार वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब है कि क्या ये मुद्दा न्यायपालिका में जाता है, तो क्या कहेंगे कि हाँ है। पूरी बात समझ में आ गई। तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा कि मूल अधिकार वाद योग्य है, ये न्यायपालिका में जाता है। और एक ट्रिक सिखा दूं बच्चे कि जो भी आपको मिला है, यानी जो भारत के लोगों को मिला है, सिर्फ और सिर्फ वही वाद योग्य है, और जो भारत के लोगों को नहीं मिला है वो वाद योग्य नहीं है। जब भी ऐसा प्रश्न आए बच्चे, तो आप तुरंत सोचिएगा कि क्या ये भारत के लोगों को मिला है। अगर आपको मिला है तो आप क्या कहेंगे, ये वाद योग्य है। अगर आपको नहीं मिला है बच्चे, तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये वाद योग्य नहीं है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। तो इस तरह से हमने मूल अधिकार को भी बखूबी समझा। लेकिन याद रखिए, जैसे जैसे हम संविधान में आगे बढ़ेंगे, ये सब बच्चे चैप्टर का रूप लेंगे। यहां मैं आपको संविधान की विशेषता में ये सब बातें बता रहा हूं, ताकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजें आपकी मदद करें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। तो मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू ऑल।